नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार योगी बाबा की सरकार में आप जान सकते हैं कि 543 दिन, 1.5 साल से अधिक समय हो चुका है। शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े स्तर पर जाना जाता है। यहाँ पर आरक्षण को ले लीजिए, चाहे ले लीजिए दलित और पिछड़ों के कई प्रकार के मुद्दे, खासकर उत्तर प्रदेश जातिवादी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर मुंह देखी बातें सरकारें करती हैं। क्या कुछ आज राजधानी लखनऊ में रहने वाला है। लखनऊ में मंजीत सिंह नौटियाल जो कि भीम आर्मी जय भीम के संस्थापक हैं, और यहाँ पर उनकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ रहने वाला है, किन किन मांगों के लिए ऊपर यह पूरा का पूरा जमावड़ा यहाँ पर है, और क्या कुछ बनेगा। 2023 के जो दलित को 68 पीड़ित शिक्षकों की नियुक्ति लेकर 2024 के पिछड़े दलितों का वोट नहीं, तो 2024 के चुनाव के ऊपर का पूरा का पूरा एजेंडा दिखाई दे रहा है। क्या कुछ बना रहेगा, आइए बात कर लेते हैं मंजीत जी से। 2023 के अभी पूरे देश में चुनाव हुए थे 4 राज्यों के, उसके बाद क्या परिणाम रहे हैं उसको भी ऊपर बात करेंगे। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि जमीनी हकीकत हैं, क्या कुछ जान पाएंगे। मंजीत जी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। जो मुख्य 69,000 शिक्षकों का ये आरक्षण का घोटाला बता रहे हैं, सरकारों से इस पर कितनी बात हुई है अभी तक? देखिए, ये आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है और इस आंदोलन में जब पिछली बार भीम आर्मी के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया गया तो हम सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ में इन शिक्षकों के बीच में हम लोग पहुंचे थे और सरकार के सामने इस बार हमने अपनी बात को मजबूती से रखा था। और सरकार के जिम्मेदार नेताओं ने ये माना था कि इसमें सच में पिछड़ों के साथ में अत्याचार हुआ है, एससी एसटी लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है, उनके आरक्षित सीटों पर दूसरे लोग बिठा दिए गए। सरकार के जिम्मेदार लोगों ने कहा था कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर कार्रवाई करेंगे और ये जो पिछड़े की समाज की जो सीटें हैं, जो शिक्षक हैं हमारे 69,000, तो उनमें से जो 68,000 हैं, उन 6800 6800 जो सीटें हैं उन पर जो है ना पुनः हम उनको बहाल करने का और उनको नियुक्ति देने का काम करेंगे। लेकिन उस हिसाब से जब हमको ठोस आश्वासन दिया गया कि हम इनकी नियुक्ति दोबारा करेंगे और मजबूती से बहुत जल्दी इनको नियुक्ति देकर हम लोग नौकरी देंगे, तो हमें लगा कि अब सरकार इनको नियुक्ति देगी, नौकरी देगी, यानी कि हमारी बातें को मान लिया गया है। तो इसलिए हम लोग थोड़े ढीले हो गए, आंदोलन हमारा थोड़ा शांत हो गया कि भाई अब इनको नौकरी मिल जाएगी। परंतु 1 साल हो गया है, यहाँ ये जो बहनें बैठी हैं, जो भाई बैठे हैं, 1 साल से अधिक हो गया है इनको। और जिस प्रकार से सरकार जो है देवियों को पूजने का नारा देती है, देवियों को पूजने का जो संकल्प लेती है, यहाँ ये जो जिंदा देवी बैठी हैं, जो सावित्री बाई फुले के जो रूप में जो बहनें बैठी हैं, ये देश और समाज को शिक्षित करने का काम कर रही हैं। सरकार इन पर लाठियां मार रही है। ये क्या, ये न्याय की प्रक्रिया है? शर्म आनी चाहिए सरकार के नेताओं को और सरकार, ये पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि जो बहनें, जो भाई शिक्षा के लिए न्याय मांग रहे हो, उन पर लाठियां मार रहे हैं आप सरकार चला रहे हैं कि क्या आप कोई क्या नाम है, कोई अखाड़ा चला रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? तो इसलिए हमारी सरकार से फिर से आज हम लोग भीम आर्मी जय भीम संगठन के पूरे प्रदेश के, मंडल के लोग, प्रदेश के लोग, जिले के लोग, विधानसभा के लोग, सभी लोग आए हैं। हम वार्ता करने के लिए, आज इनका दुख बांटने के लिए मैं फिर से इनके बीच में पहुंचा हूं और हमने मैसेज दिया है राज्यपाल महोदय के यहाँ, जिम्मेदार नेताओं के यहाँ, कि शिक्षक जो भर्ती आंदोलन के जो आंदोलनकारी लोग हैं, यहाँ से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलकर उनको मिलने के लिए जाए और ये बताए कि आगे की भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी। यदि हमें ऐसा लगता है कि भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो रही, तो मैं आज यहाँ से संकल्प लेकर जाऊंगा कि ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर जो पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पर उनके डिप्टी सीएम भी हैं। यहाँ पर भगवा चोला पहन के बैठे हुए लोग हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हों या फिर हों राजभर, तो सभी का क्या कहना रहता है पिछड़ा वर्ग के लोग? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता जो अपने संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अपने जो इस प्रदेश की जनता को न्याय नहीं दिला पाते हैं। जो लोग न्याय कुर्सी पर बैठे हैं, जो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में बैठे हैं और यहाँ ये लोग, बहन हमारी, भाई हमारे रोड पर बैठे हैं, तो मैं इनको न तो नेता मानता हूँ, न अधिकारी मानता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को तब तक ही सुरक्षित मानना जब तक संविधान सुरक्षित हाथों में होगा। लेकिन इनकी बात को इसलिए नहीं सुना जा रहा है कि संविधान, मुझे लगता है, सुरक्षित हाथों में नहीं है और पिछड़े समाज के लोगों ने और दलितों ने अपने वोट को शायद गलत इस्तेमाल कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये पिछड़े और दलित समाज के लोग कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं, और जिनको नशा चढ़ा है सत्ता का, वो लोकसभा चुनाव में उतारने का काम ये शिक्षक ही करेंगे।
योगी बाबा की सरकार 2 बार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूर्ण बहुमत से लेकर आई है। दलितों पिछड़ों के लिए कुछ खास एजेंडे लेकर आई है सरकार? मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार को काम करने का अवसर मिला है तो काम क्यों नहीं हो रहा है। और मैं मेरी उनसे ये भी अपील है कि यदि आप लोग इतनी जातिगत घृणा दलितों से पिछड़ों से करते हैं तो फिर इनकी बस्तियों में वोट मांगने क्यों जाते हैं आप? इनके गांव में वोट मांगने क्यों जाते हैं? क्यों बड़े बड़े मंचों चिल्लाते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, हम दलितों के पिछड़ों के हितैषी हैं? कहाँ है वो नेता? आज इस सदन में चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, सदनों में, तीनों सदनों में क्या पिछड़े नेता नहीं है? क्या दलित नेता नहीं है? मैं ये समझता हूं कि उनको शर्म आनी चाहिए। वो अपने बच्चों को क्या कहकर शकल दिखाते होंगे? आने वाली पीढ़ी उनसे क्या संदेश लेगी कि वो जब संवैधानिक कुर्सी पर बैठे थे और दलित और पिछड़े समाज के लोग सड़कों पर मर रहे थे। मैं अपने बहुजन समाज से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने समाज से ऐसे नेता तैयार कीजिए कि अब आपके अधिकार अगर रोड पर अगर आपके अधिकार को हनन हो रहा है तो संसद का ताला तभी खुले, संसद तभी चले, तब आपके अधिकार पूरे मिल जाए। ऐसे नेता आपको तैयार करने होंगे। और मैं एक छोटा सा भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने की वजह से मैं कहना चाहता हूं कि मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं। मैं भी मजदूर का बेटा हूं और ये सब मजदूर के बच्चे हैं। ये मेहनत और मजदूरी करके शिक्षक पात्र बने हैं। इन्होंने सभी टेस्ट क्वालिफाइड कर रखे हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं दी जा रही है। लेकिन मैं इनकी पीड़ा में मरते दम तक खड़ा रहूंगा। इस आंदोलन को अगर सरकार नहीं बहाल करेगी, ये नियुक्ति अगर बहाल नहीं होगी तो ये आंदोलन देशव्यापी होगा। देश में हो चाहे प्रदेश में हो, राजनीतिक जाति पर नहीं धर्म पर चल रही है। सभी लोग हिंदू हैं, हिंदुओं की सरकार है, क्यों नहीं देना चाहती अधिकार? देखिए, देश धर्मनिरपेक्ष देश है। उसमें हम कोई बाधा किसी को डालने के लिए नहीं इजाजत देते क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, जनतंत्र मजबूत है। संविधान में जो अधिकार मिले हैं, आप अपने धर्म को मानिए, अपनी जाति को मानिए, लेकिन जब अधिकारों की बात हो, यदि अधिकारों की बात हो तो देश और प्रदेश के नेता का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सबके नेता हैं। वो सबके नेता, वो विशेष कम्युनिटी के नेता नहीं है। लेकिन यहाँ साबित हो रहा है कि वो केवल विशेष कम्युनिटी के नेता होने के नाते यहाँ दलितों की पिछड़ों की बात को नहीं सुना जा रहा है। तो ये दलित और पिछड़े ही सरकार का इलाज करना है, काम इस 2024 में करेंगे। लगातार कांग्रेस भी एक बात बोलती है, जिसकी जितनी संख्या हमारी मान्यवर साहब कांसीराम का नारा था, इसको अभी कांग्रेस ने इस चुनाव में दिया है कि हम पिछड़ों को हिस्सेदारी देंगे, हम दलितों को हिस्सेदारी देंगे, जिनका जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर अगर हमारी सरकार देश में बनती है तो क्या कहेंगे? ये काम काशीराम साहब के अलावा किसी ने नहीं किया, सब जुमलेबाजी है। अगर किसी ने दलित और पिछड़ों की भागीदारी देने का काम किया है तो माननीय साहब काशीराम जी ने किया और वो दे के दिखाई है। आप उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल उठाकर देखें, कितने उसमें जनरल कैटेगरी के मंत्री थे, कितने पिछड़े मंत्री थे, कितने SC ST मंत्री थे। वो सब वो ऑन रिकॉर्ड है, हम नहीं कह रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। आप देखिए, बराबर की भागीदारी मिली है। तो मैं समझता हूँ अपने वोट को गलत इस्तेमाल हमारे लोगों ने किया है। मैं तो पहले अपने समाज से दलित पिछड़ों से ही कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हमने वोट का सही इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया है और गलत हमने राजनीतिक ताकत गलत लोगों के हाथों में दे दी, इसलिए हमारी नौकरियां छीनी जा रही है, इसलिए आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश के अंदर DM और कलेक्टर दलित पिछड़े कहाँ हैं? बताओ मुझे, कितने दलित इस प्रदेश के अंदर कलेक्टर और DM है? इस प्रदेश के अंदर DM और कलेक्टर मुश्किल से 10 भी नहीं है दलित और पिछड़े प्रदेश के अंदर। तो प्रदेश को 2% लोग चला रहे हैं और वोट वो 98% देकर बनाई है। तो इस बार 2024 में अगर हमारे अधिकारों को नहीं माना जाता, हमारी बात को नहीं सुना जाता, तो ये दलित पिछड़े अब की बार सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। सरकार तो कहती है पढ़े लिखने के बाद पकौड़ा भी बेच सकते हैं, ये लोग क्यों मांग रहे हैं भर्ती? नहीं, वो देखिए ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये इस भ्रम में है कि ग्रेजुएट लोग और पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेचेंगे, इस देश के अंदर संविधान जिंदा है। संविधान, हमारे पास संवैधानिक ताकत इतनी है, हम लोग इनका घुसना बंद कर देंगे। बीजेपी के लोगों का गाँव में इनका घुसना, इनकी एंट्री बंद कर देंगे। सत्ता का रास्ता, चौधरी चरण सिंह जी और राम मनोहर लोहिया जी ये कहते थे कि सत्ता का रास्ता खेत खलियान से जाता है, गांव से जाता है। हम उसी गांव में रहते हैं जहां से नेता बनकर तैयार होते हैं। उस गांव में जब आएंगे तो स्वागत करेंगे अच्छी तरह से। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं अपने शिक्षक भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार मानती है तो ठीक है, वरना इलाज 2024 में कर देंगे, ये तय। 2024 में क्या कुछ सबक सिखाने के तैयार हो सरकार? देखिए सर, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता है और जो राष्ट्र का निर्माण होता है वो गाँव से होता है, घरों से होता है, समाज से होता है। तो अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, चूँकि हम लोग 2 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और उससे पहले भी हम लोग 2 साल बैठे थे, तो लगभग 4 साल का समय हो गया। ये 2022 जनवरी की लिस्ट है सर।
5 जनवरी 2022 की लिस्ट आई, पूरे साल हमने संघर्ष किया, 22 बीत गया, 23 बीतने वाला है। ये सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। ये योगी जी की लिस्ट है, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं लिस्ट लेकर आए हैं, हमारा चयन हुआ है। जो संवैधानिक तरीका होता है, क्रमिक विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है, तमाम विभागों के बाद प्रक्रिया होने के बाद लिस्ट आती है, लिस्ट हमारा आया, हमारा चयन हुआ, हमारे घरों में खुशियाँ आई, हमें लगा कि हम अपने परिवार को अच्छा संस्कार दे पाएँगे, अच्छा जीवन दे पाएँगे। लेकिन यह प्रदेश इस बात का गवाह है, पूरा मीडिया इस बात का गवाह है, भले गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन हमारी होली, हमारी दिवाली, रक्षाबंधन हमारे न जाने से कौन से त्योहार रहे हैं, जो यहीं पे बीत गए हमारे। कहने को तो ये बोलते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं का राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ऐसा भी नारा कुछ लोग जो सो कॉल्ड बाबा हैं बताते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। लेकिन हमें इस बात का बार-बार एहसास कराया गया कि वी आर नॉट हिंदू। अगर हम हिंदू होते तो दिवाली जो इस बार बीती, इसलिए पिछली बार जो दिवाली बीती, हम अपने घरों पे होते। क्योंकि हिंदू हिंदू का त्योहार है दिवाली। हम यहीं जंगल पीछे जो बैठा है, वो गार्डन है, हम लोग यहीं बैठे थे। रक्षाबंधन हमने यहीं मनाया, दिवाली हमने यहीं मनाई, दशहरा हमने यहीं मनाया। हमारा पूरा जीवन जब यहाँ संघर्षों में बीत रहा है, तो काहे का हिंदू? हम दलित पिछड़े हैं, इस बात का एहसास इस सरकार ने हमें करा दिया है। कितने जिलों के लोग बैठे हैं यहाँ? सर, पूरे प्रदेश से 75 जिले हैं, 75 जिलों के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 68 जो चयनित अभ्यर्थी हैं, पूरे प्रदेश के हैं, तो इस अगर इससे कहा जा सकता है कि जो पूरे प्रदेश से चयनित अभ्यर्थी हैं, सब यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं, क्या कुछ मांगे लेकर आप बैठी हैं यहाँ पर? हम मांग यही लेके बैठे हैं कि हमको हमारा नियुक्ति पत्र दिया जाए, जो हमारे सीटों का घोटाला किया गया है। और इन सीटों का घोटाला इसीलिए किया गया है क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं और हमारी सीटों पे जनरल के लोगों को बैठा दिया गया है, सवर्णों को। उनको दे दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, लेकिन हमें हमारा हक तो दे दो। जो हमारा हक बनता है वो हमको दे दो, हमारा हक। लेकिन हमको हक इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि हम पिछड़े दलित के बच्चे हैं। और जो हमारे नाम पे जो हमारे नेता चुन के आए हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित हो और संदीप सिंह हो, और चाहे जो है हमारे जो स्वतंत्र देव हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, सब कहते हैं कि पिछड़ों के नेता केवल पिछड़ों के नाम पे कुर्सी पे बैठ के मलाई काटने का काम करते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि अगर हमें नियुक्ति पत्र देते हैं तब तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो हम पूरे 6800 के जितने भी चयनित भाई बहन हैं, सब हम लोग यही करेंगे कि इस 2024 के चुनाव में हम लोग एक एक घर जाके हम लोग भी अपनी ताकत दिखाने का कार्य करेंगे और इनको इनकी कुर्सी से हटाने का कार्य करेंगे। हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए जो हमारी बात सदन में और या हमारी बात जो सत्ता पक्ष में है, विपक्ष का जो भी है वो हमारी बात उठा रहा है, लेकिन जो अदर के लोग हैं जो सत्ता में हैं वो हमारी बात नहीं उठाते हैं। केवल कुर्सी पे बैठ के मलाई खाने का काटने का काम कर रहे हैं और मुंह में दही जमाए हुए बैठे हैं, बोल नहीं सकते। तो ऐसे नेता हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और हम उनको अपने गांव घरों से निकालने का, गांव के अंदर मिलने नहीं देंगे। मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हूं, मैं अपने यहाँ इनको अंदर नहीं घुसने दूंगी। आए 2024 में आए, मैं इनको घुसने नहीं दूंगी। अगर ये नियुक्ति पत्र पिछड़े दलितों का लेकर के दूसरे को दे सकते हैं तो हम इनकी कुर्सी छीन करके हम अपने जो हमारे अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं हम उनको दे सकते हैं। जो हमारी बात करना जानते हैं हम उनको ये कुर्सी देना चाहते हैं। हम इनकी कुर्सी छीन लेंगे और छीनेंगे और छीनने की औकात रखते हैं। पिछड़ों के नेताओं से बड़ा तो गौ का मूत्र है, जिसको आवाज को भी धुलवाया जाता है गौमूत्र से, क्या कहेंगे? गौमूत्र ये ब्राह्मण, ये मनुवादियों का बनाया हुआ एक वो है। कभी आपने देखा कि गौमूत्र किसी ब्राह्मण ने पिया है? कभी देखा? केवल पिलाया किसको गया है? जो ये हमारे ओबीसी एससी के मूर्ख लोग हैं उन्होंने ही पिया है। क्यों पीते हैं भैया गौमूत्र? क्यों पीते हैं? अमृत है। तो ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है ये क्यों है? आप हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? आप हमको गोमूत्र पिलाते हैं, कहते हैं आप गोमूत्र पी लीजिए और अपने बच्चों को जो है एसी में बैठा के अच्छा सा सब कुछ पिलाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं कहीं बीमार होते हैं। और हमको कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचो। आप जिस जाति के हो, नाई के हो, वो नाई का काम करें। आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, क्यों भेज रहे हैं? तो ये इनकी जो मनुवादी ये सरकार है, ये हमारे पिछड़े दलितों को समझना होगा। और हमें ये नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं। लास्ट यही है कि अगर हम लोग 543 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और हम उनको छोड़ के यहाँ संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं, तो अपने गांव में इनको घुसने नहीं देंगे ये 2024 में। चलिए, लगातार 2024 का चुनाव आने वाला है और इससे पहले भी अगर बात करें राजस्थान की या मध्य प्रदेश की,
मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा कांड आपने देखा, उसी को पेशाब कांड कहा जाता है, जहाँ पर एक बीजेपी के नेता ने जो एसटी से आते हैं उनके एक लड़के के ऊपर पेशाब कर दिया था। वहीं एक बड़ा कांड उत्तर राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिला, जिसको आप भली भांति जानते हैं, एक बच्चे को स्कूल में पानी नहीं पीने दे दिया गया। क्या कहेंगे, ऐसी सरकार चाहे कांग्रेस की राजस्थान में हो या फिर बीजेपी की मध्य प्रदेश में हो, दोनों ही सरकारों में बड़े बड़े कांड हुए दलितों के साथ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दलित और पिछड़े जब तक इस देश के अंदर अपने में और दुश्मन में फर्क नहीं समझेंगे। साहब काशीराम जी यही तो कहते थे कि तुम पिटे हुए लोग हो, तुम्हारा वर्षों से उत्पीड़न हुआ है, तुम्हारी कुर्सियों पर वर्षों से दूसरे लोग बैठे आए हैं। आप जो है ना, अब पैरों में बैठने का समय नहीं है, अब जो है ना कुर्सी पर बैठने का समय आ गया है। तो उस बात को दलित और पिछड़ों ने 2006-7 में मान लिया और 2006 में इनको कुर्सी मिली, सब अधिकार मिले। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये 2007 के बाद फिर से भूल गए, इसलिए आज पिछड़ा और दलित समाज रोड पर है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दलित पिछड़े समाज के लोगों से कि आपकी इस देश के आप राजा हैं, आप मांगने वाले नहीं है, आप देने वाले लोग हैं। लेकिन आज मांग कर भी नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने वोट की ताकत को गलत इस्तेमाल किया है। अगर हम वोट की ताकत को सही इस्तेमाल करेंगे तो सरकार आपकी होगी, आपका नेता होगा, सदन में आपके लोग होंगे, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी कलम में ताकत होगी, संविधान सुरक्षित रहेगा, सब अधिकार आपको मिलेंगे। जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि आपका एक नेता और एक झंडा होना चाहिए, दलित पिछड़ों के आज हजारों झंडा हैं, हजारों नेता हैं, क्या कहोगे? देखिए, उसके लिए हम लोग बड़ी मजबूती से प्रक्रिया बना रहे हैं। भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में हम लोग ऐसे एक ऐसा मजबूत नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। हर गांव से मैं वादा करता हूं आपसे कि 3 साल में मंजीत सिंह नोटियाल आज लखनऊ के अंदर वादा कर रहा है, हम हर गांव से नए बिकने वाला एक ऐसा नेता तैयार करेंगे कि यहाँ अगर किसी दलित और पिछड़े और मुस्लिमों का उत्पीड़न होगा तो ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी जय भीम संगठन करेगा, मैं वादा कर रहा हूँ आज। चलिए, लगातार बने रहिए भाटला एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। हम यूपी के अंदर जो लखनऊ राजधानी है वहाँ पर खड़े हुए हैं। 2023 के बाद 2024 आने वाला है, बड़ी उठापटक राजनीति देखने के लिए मिलेंगी आपको लगातार। देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस, मैं हूँ दीपक, बहुत धन्यवाद।